बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है एआई, फ्यूजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जेन एआई के जो लेक्चर है उसके अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या हैं, हमारे पास कौन सी लाइब्रेरीज हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। मीनवाइल इसके साथ हम लोग देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, कैटेगोरिकल कॉलम्स क्या होते हैं। तो उससे पहले जो है मूव करने से पहले ये चीजें जरूरी हैं जानना कि डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, और हमारे पास डाटा को प्री प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से हमारे पास जो है ना स्टेप्स हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जो कि हम यूज करते हैं। नमपाई जो है हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कि कोई भी हमारे पास नंबर्स का डाटा है उसको हैंडल करने के लिए। उसके बाद पांडास की लाइब्रेरी हम अपने डाटा सेट को रिव्यू और व्यू करने के लिए और रीड करवाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास था कि हम लोगों ने कैगल से डाटा सेट उठाना था या कहीं से भी हमने ऑथेंटिक डाटा सेट लेना था जिसके ऊपर हम लोग मशीन लर्निंग और एआई अप्लाई कर सकें। तो आप लोगों का ये टास्क कल का था और आप लोगों ने इस चीज को फुलफिल कर लिया है। उसके बाद आप लोगों ने डाटा सेट जब गूगल फॉर्म पे शेयर किया था तो उसके साथ दो चीजें थी कि आपके पास जो डाटा सेट था वो सुपरवाइज्ड है या नहीं है। अगर तो आप लोगों का डाटा सेट सुपरवाइज है, वेल एंड गुड है कि आपके पास डाटा सेट के अंदर इनपुट फीचर्स भी है और टारगेट लेबल आउटपुट भी गिवन है। ठीक है, अब देखो कि एक्स एंड वाई पूरे मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है। एक्स रिप्रेजेंट करता है इनपुट फीचर्स को और वाई रिप्रेजेंट करता है आउटपुट फीचर्स को। तो जो हमारे पास मॉडल की जब स्प्लिटिंग होती है उसमें भी एक्स और वाई को लिया जाता है, और उसके बाद जब मॉडल की ट्रेनिंग होती है तो वाई के ऊपर प्रिडिक्शन या एक्स के ऊपर प्रिडिक्शंस हो रही होती हैं। तो इसमें भी होल हम नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स और आउटपुट फीचर्स पे कर रहे होते हैं। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि इस वीक के अंदर आपके पास जो है ना नेक्स्ट सैटरडे तक आप लोगों ने अपने डाटा सेट का हर कॉलम रीड करना है कि उस कॉलम के अंदर नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स ओवरऑल दी डाटा सेट क्या है और हमारे पास टारगेट लेवल है क्या। आपने उसके ऊपर क्लासिफिकेशन अप्लाई करनी है या आपके पास वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपने इन सारी चीजों को जो है ना वो कंपाइल करना है, बिकॉज जरूरी ये है कि आप जिस डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको पता हो कि उस डाटा सेट की क्या नोयत है और उसके कौन से इनपुट फीचर्स हैं जो कि टारगेट लेवल पे सबसे ज्यादा जो है ना इफेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे पास डाटा सेट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ इस तरह के भी हों जिनकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, तो हम क्या करेंगे कि हम उन जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को रिमूव कर देंगे ताकि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स रहे वो डायरेक्टली लिंक करें लेबल आउटपुट से, ताकि हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो बेटर रिजल्ट ले। अब देखो कि जिन जिन के पास तो सुपरवाइज्ड डाटा था वेल एंड गुड है, वो अपने नेक्स्ट उसको प्रोसीड कर सकते हैं। मीनवाइल वो अपने डाटा सेट को दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे, डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। लेकिन जिनके पास अनसुपरवाइज्ड डाटा सेट है तो अब उनको कोई ना कोई कंडीशन लगा के एक न्यू आउटपुट कॉलम जनरेट करना पड़ेगा। न्यू आउटपुट कॉलम जनरेट करना पड़ेगा जिसके अंदर वो लेबल टारगेट रखेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि मैंने पिछली दफा भी कहा था कि अगर आपके पास डाटा सेट के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स हों और आउटपुट पे कोई भी टारगेट लेबल ना हो तो आप वहां पे एक न्यू कॉलम जनरेट करोगे। बेशक आप उसको आउटपुट की फॉर्म में कर लो या जैसे टारगेट क्लास की फॉर्म में कर लो। तो वहां पे जरूरी ये है कि आपने जो भी क्राइटेरिया लेना है रिलेटेड टू योर फील्ड, तो वो जरूरी है कि आपके पास वो ऑथेंटिक हो, वो किसी भी जो है ना ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसका जो है ना वो फंडामेंटल भी हो और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हो, आप लोगों ने वही लेना है क्योंकि वो स्टैंडर्ड होगा उसका। तो वो आप रिसर्च में या कहीं पे भी उसको बता सकते हो, वहां पे उसको रेफरेंस करके साइट भी कर सकते हो कि भाई हम लोगों ने इस वेबसाइट से ये क्राइटेरिया उठाया है। तो जिनके पास अनसुपरवाइज डाटा है वो इस वीक में बैठ के देख लें कि आपने कौन सा क्राइटेरिया लेना है। अब इसके लिए जरूरी ये नहीं है कि आप लोग सीधा चैट जीपीटी पे जाओ और कहो कि चैट जीपीटी मेरे पास डाटा सेट है, इस डाटा सेट के ऊपर जो है ना मैंने क्राइटेरिया सेट करना है और आप मुझे वो क्राइटेरिया दे दो। ये बिल्कुल भी जो है ना बड़ा अनएथेंटिक है और अनएथिकल भी है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप गूगल के ऊपर जाओ और उससे पूछो कि मेरे पास ये डाटा सेट है तो इसके ऊपर जो है हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तो अगर पाकिस्तान का डाटा सेट है तो आप पाकिस्तान का क्राइटेरिया जो है ना वो चूज करो और देन उसका जो है ना एक न्यू आउटपुट कॉलम जनरेट होगा जिसके ऊपर वो कंडीशंस लगी होंगी। वो कंडीशंस बेस करती हैं इफ एल्स की हो सकती है, वो इफ एल्स की हो सकती है, नेस्टेड कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखो जब हमारे पास
डाटा सेट आ गया, हमने डाटा सेट को देख लिया। अब हमने दो तरह हमारे पास ना डाटा सेट आएगा, या तो वो CSV फाइल में हो सकता है, या वो एक्सेल फाइल में हो सकता है, या डॉट टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है। लाइक जो भी हमारे पास फाइल्स होंगी उनका डिफरेंट फॉर्मेट होगा। तो सबसे पहले मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर, इवन जेन AI के अंदर, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें एक डाटा सेट चाहिए। विदाउट डाटा सेट तो मॉडल ट्रेन नहीं होगा। तो पहला स्टेप ये होगा कि हम अपने डाटा सेट को डिस्प्ले करवाएंगे और रीड करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी यूज होगी? इंपोर्ट पांडास एज PD की लाइब्रेरी। ठीक है, तो बेसिक सा एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि आप लोग डाटा सेट को रीड और डिस्प्ले करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो आपने कहना है कि इंपोर्ट पांडास एज PD की लाइब्रेरी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने, आपके पास अगर CSV फाइल है या आपके पास एक्सेल फाइल है, आपने उसको रीड करवाना है कि आप अब यहाँ पे डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है इस CSV फाइल को। लाइक ये इसका एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन सिक्योर जो है ना स्टोर हुई है। लाइक आपने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं और डाटा टाइप्स होते हैं। आपको पता है डाटा की टाइप्स में स्ट्रिंग आता है, फ्लोट आता है, इंटीजर आता है, या बुलियन आता है। तो सेम जब वेरिएबल की बात आए तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई भी इस तरह का लेबल्ड बॉक्स जिसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल को डाटा का नाम दे दिया। इसको हम DF का नाम भी दे सकते हैं। तो PD पांडास की लाइब्रेरी को उसने PD से यहाँ पे रिकॉल किया, डॉट रीड, और यहाँ पे CSV और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसने अपनी CSV फाइल का जो पाथ अपलोड किया होगा वो दे देंगे। मीनवाइल नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको भी दोबारा बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये चीज है कि लाइब्रेरी कौन सी है, उसके बाद आपने CSV फाइल का पाथ किस तरह देना है, उसके अंदर आपने वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करना है, वेरिएबल के अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह स्टोर होगी। उसके बाद देखो कि सबसे पहला स्टेप हो गया कि हमने अपने डाटा को रीड करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा सेट है इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स नेम क्या है, और हमारे पास डाटा की इंफॉर्मेशन क्या है। डाटा के ऊपर नंबर जो हमारे पास DF डॉट हेड है वो किस कॉलम्स को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डाटा डॉट DF डॉट इन्फो के अंदर या डाटा डॉट इन्फो के अंदर के हमारे पास कॉलम नेम्स के अंदर मिसिंग वैल्यूज कौन सी हैं, और हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनकी टाइप्स क्या है, लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, या स्ट्रिंग है। और उसके बाद हम उसके स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास जो है ना मीन, मीडियन, या ये सारी चीजें किस तरह वेरी हो रही हैं। तो वहां पे हम जो कोड यूज करेंगे DF डॉट हेड, मैंने पहले भी बताया था कि पाइथन के अंदर सबसे इजी ये होता है कि वो स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज करता है। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास, और देखो कि इक्वल को हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इक्वल को क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अगर हमने किसी भी डाटा टाइप को डिक्लेयर करना हो तो हम क्या करेंगे। लाइक मैं कहूँ कि एज इज इक्वल टू 23, तो उसमें इक्वल क्या है हमारे पास? असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे डाटा क्या है? वेरिएबल है, इज इक्वल टू हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है PD, वो पीछे से लाइब्रेरी के वेरिएबल को उसने रिकॉल किया, डॉट रीड CSV और स्मॉल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास, जो कि पाइथन का ऑफिशियल सिंटैक्स है जिसको यूज किया। उसके अंदर हमने अपने CSV फाइल का पाथ दे देना है जो कि हमने गूगल कोलैब के ऊपर अपलोड किया होगा। देन हमने अपने डाटा को क्या करवाया? डिस्प्ले करवाया। डिस्प्ले के 3 स्टेप्स रख लिए, DF डॉट हेड, DF डॉट इन्फो और DF डॉट डिस्क्राइब। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले हमने अपने डाटा को जो है रीड करवाया, और उसके बाद डाटा को क्या करवा दिया? डिस्प्ले करवा दिया। मीनवाइल ये भी सेम इसमें है। अगर आप लोगों को लेक्चर स्लाइड्स भी चाहिए हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को लेक्चर स्लाइड्स भी ये प्रोवाइड कर दूंगी। आगे है हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग। बेटा बात ये आती है कि आपने डाटा भी ले लिया, डाटा को रीड भी करवा दिया, डाटा को डिस्प्ले भी करवा दिया। अब स्टेप ये है कि डाटा प्री प्रोसेसिंग क्यों जरूरी है? डाटा प्री प्रोसेसिंग इस तरह जरूरी है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ना, ओके बेटा, आपको लेक्चर स्लाइड्स भी जो है वो शेयर हो जाएंगी। देखो डाटा प्री प्रोसेसिंग इसलिए जरूरी है ताकि अगर हमारे पास डाटा सेट के अंदर कोई नॉइसी डाटा सेट है, या कोई भी मिसिंग वैल्यूज हैं, या कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, या कोई रॉ डाटा है, ताकि हम उसको प्री प्रोसेस कर लें, ताकि हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो बेटर ट्रेन हो। अब देखो कि ना
मेन स्टेप कौन सा होता है कि डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर, लाइक अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें तो जैसे हम लोग हमारे पास राइस होते हैं, हम उनको जो है पकाने से पहले हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर कुछ भी अगर स्टोन वगैरह है तो हम उसको निकाल लें, ठीक है, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा है, ताकि हम लोग जो है ना बड़ी सफाई के साथ जो है ना अपने राइस को जो है ना वो पका लें। तो सेम डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर भी जरूरी है कि हम अपने डाटा को इस तरह प्री प्रोसेस करें ताकि हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल उसके ऊपर बेटर ट्रेन हो, ये ना हो कि वो ओवरफिट चला जाए या अंडरफिट चला जाए। तो अब देखो कि डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर एक चीज है जो कि बहुत जरूरी है, वो है कैटेगोरिकल कॉलम। बेटा कैटेगोरिकल कॉलम क्या कहते हैं कि कोई भी कॉलम इस तरह का आ जाए डाटा सेट के अंदर जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में हो, वो क्या होता है, कैटेगोरिकल कॉलम होता है। तो उसको कन्वर्ट करना होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, ताकि लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास जो है आउटपुट आप लोगों की, आप लोग भी ये जरूर देखिएगा कि आपके डाटा सेट के अंदर कोई कॉलम इस तरह का है जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में है। इट्स मीन कि आपके डाटा सेट के अंदर कोई ना कोई कैटेगोरिकल कॉलम है। कभी कभी ये भी होता है, और इवन ये चीज होती है कि आपके पास जो टारगेट लेवल वाई होता है वो हमेशा किसके अंदर होता है, वो हमेशा जो है ना वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, वो कैटेगोरिकल होता है। तो उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइक अगर हमारे पास टारगेट लेवल है हाई, मॉडरेट, लो, तो हम उसको 0, 1, 2 की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो कैटेगोरिकल कॉलम अगर है तो उसके ऊपर ट्रेन बहुत मुश्किल होता है, ट्रेन हो भी जाए तो उसमें बहुत ज्यादा मसला आता है। तो बिफोर अप्लाइंग मशीन लर्निंग मॉडल हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने डाटा को प्री प्रोसेस कर सकें। अब देखो कि डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर, अब देखो रिसर्च का या FYP हो या इवन स्किल हो, जरूरी ये होता है कि हम अपनी रिपोर्ट को किस तरह इनहेंस कर सकें। तो जरूरी यही है कि अगर आपको स्टेप्स का पता है ना, लाइक पहले रीड करवाया, डिस्प्ले करवाया, उसके बाद डाटा को प्री प्रोसेस करवाना है, तो आपको जो जो स्टेप्स आते हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग के, आप वो सब अप्लाई कर दो। ठीक है, आप बेशक उसका एक प्रॉम्प्ट लिख लो कि सबसे पहले चैट जीपीटी को अपनी गूगल कोलैब फाइल दे दी, गूगल कोलैब के अंदर जो CSV फाइल अपलोड की है उसका पाथ दे दिया, और उसके बाद उसको कहा कि चैट जीपीटी, आई हैव टू रीड एंड डिस्प्ले दिस डाटा सेट, आफ्टर दैट आई हैव टू अप्लाई द डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स आर check missing values, handle missing values, after that handle categorical column if have, after that apply normalization and standardization। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आपको वो स्टेप्स आते हैं, भाई दो ही चीजें हैं, या तो स्टेप्स आते ही नहीं होंगे और आप सारा चैट जीपीटी के ऊपर रिलाई हो रहे होंगे कि चैट जीपीटी सारा कोड लिख देगी और उसके बाद मुश्किल होगा। बेटा जरूरी ये है, हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं जहां से हम डाटा को उठा सकते हैं, लेकिन जरूरी है, इवन इंटरव्यू के अंदर वो कभी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि भाई मुझे जो है मिसिंग वैल्यूज का फार्मूला सुनाओ। वो कहेगा कि आप बताएं कि डाटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स कौन से होते हैं और वो क्यों ही जरूरी होते हैं। उसके अलावा वो कभी तुमसे कोड नहीं पूछेगा कि भाई इस चीज को कोड बताओ, या मशीन लर्निंग मॉडल है वो किस तरह प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। हाँ, वो ये सवाल करेगा कि कौन कौन से डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स आए, आपने इसकी स्प्लिटिंग क्या की, आपके पास इनपुट फीचर्स क्या थे, आउटपुट फीचर्स क्या थे, आपने डाटा के हाइपर पैरामीटर सेटिंग क्या की है। तो नॉर्मली इन दीज बोथ लेक्चर्स आप लोगों ने सिर्फ अपना कंसेप्ट अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब देखो डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले हम मिसिंग वैल्यूज को चेक करेंगे कि प्रिंट df.is_null.sum, और स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर भी, तो हम लोग उसको प्रिंट करवा लेंगे कि अगर मिसिंग वैल्यूज हैं, अगर तो मिसिंग वैल्यूज हमें किसी कॉलम नेम प्रिंट हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि df बेशक यहाँ पे डाटा, लाइक आपने अपना जो पूरा CSV फाइल किस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया आप उसको रिकॉल करोगे, df लाइक डाटा, और जो है लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे एज और डॉट, उसको क्या कर दोगे आप लोग फिल करोगे उसके मीन के साथ और इन प्लेस ट्रू। मीनवाइल यहाँ पे से जरूरी है कि आप मिसिंग वैल्यूज को यहाँ पे चेक कर लो और हैंडल मिसिंग वैल्यूज कर लो, पहला स्टेप ये। दूसरे स्टेप में आप देखोगे कि कहीं पे मेरे पास कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है, आप प्रिंट करवा लोगे डुप्लीकेट वैल्यूज को, और अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो आप उसको रिमूव कर दोगे। पहले मिसिंग वैल्यूज को चेक करोगे और अगर डुप्लीकेट कोई रोज हैं तो डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर दोगे। उसके बाद आपके पास आता है कैटेगोरिकल डाटा। जैसे मैंने बात की कि कैटेगोरिकल डाटा हमेशा स्ट्रिंग टेक्स्ट की फॉर्म में आता है, तो अगर आपके पास आपके डाटा सेट के अंदर कोई भी इस तरह का कैटेगोरिकल कॉलम है तो आप उसको क्या करवाओगे, उसको कन्वर्ट करोगे न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। ठीक है, लाइक मैंने कहा कि मेरे पास डाटा सेट है और टारगेट लेवल के ऊपर जेंडर आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है मेल और फीमेल।
ठीक है। मतलब अगर एक फीमेल का पूरा डाटा दिया हुआ है, उसका ऊपर आउटपुट के ऊपर लिखा हुआ है जेंडर फीमेल, और उसके बाद मेल का डाटा लिखा हुआ है और साथ उसको जेंडर में उसको मेल लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक कॉलम के अंदर जो नंबर ऑफ रोज भी थी वो सब किस में आ रही है, कैटेगोरिकल में आ रही हैं। तो हमें नंबर्स चाहिए, टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो हमने हमने क्या करना है, हमने उसको इनकोड करना है। इनकोड के दो मेथड्स होते हैं, एक लेबल इनकोडिंग होती है और एक हॉट इनकोडिंग होती है। तो जो लेबल इनकोडिंग होती है, वहां पे अगर मेल है तो हम उसको 0 कंसीडर कर लेते हैं, और फीमेल हो तो उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। मीनवाइल कैटेगोरिकल डाटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो है एसके लर्न की लाइब्रेरी से हम लेते हैं, फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल इनकोडर। लाइक आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि इफ यू फाइंड एनी कैटेगोरिकल डाटा इन योर डाटा सेट व्हाट यू हैव डू। तो आपने उसको ये कहना है कि मैं, मेरे पास अगर कोई भी कैटेगोरिकल डाटा है तो मैं उसको न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए मैं लाइब्रेरी यूज करूंगा एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग की, जहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा लेबल इनकोडर को। जैसे ही मैं लेबल इनकोडर को की लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा, देन मैं उसके वेरिएबल के अंदर उसको जो है ना इंफॉर्मेशन उसकी स्टोर करूंगा, और मेरे पास जो भी कॉलम्स लाइक जेंडर है या कोई भी कॉलम है मेरे डाटा फ्रेम के अंदर, तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। लाइक ट्रांसफॉर्म किस में हुआ, देखो ये वेरिएबल स्टोर था लेबल इनकोडर, ये क्या इसकी लाइब्रेरी थी, तो हमने इसमें इस वेरिएबल को रिकॉल किया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया कि हमारे पास जो कैटेगोरिकल डाटा था उनको वेरिएबल की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास आती है नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या होती है कि हमारे डाटा को जो है ना स्केल करती है बिटवीन 0 एंड 1, और स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है कि हमारे डाटा के जो स्केल करती है वैल्यूज को एट मीन इज इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए भी हमारे पास एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग से हम इंपोर्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, मिन मैक्स स्केलर, और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर की लाइब्रेरी लेते हैं। तो सेम हम क्या करते हैं कि हमारे पास मिन मैक्स स्केलर को जब हम एक वेरिएबल के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमने जिस कॉलम को या अपने डाटा फ्रेम को जिस कॉलम को हमने नॉर्मलाइज करना हो हम उसको लिखते हैं, और स्केलर उस वेरिएबल को जो है दोबारा से वहां पे डिक्लेयर करते हैं और फिट करके ट्रांसफॉर्म करके उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। सेम स्टैंडर्डाइजेशन का फार्मूला भी है। लाइक आपके पास कैटेगोरिकल डाटा हो, नॉर्मलाइजेशन हो या स्टैंडर्डाइजेशन हो, ये मेनली सेम ही, सिर्फ इनकी लाइब्रेरीज चेंज होती हैं, और उसके बाद हम लोग उनको क्या कर लेते हैं, हम उनको सिर्फ रिकॉल कर लेते हैं। सेम इनका प्रोसीजर एक जैसा ही होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आया कि हमने यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज को देखा, और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, लेबल इनकोडर लगा लिया, ठीक है, अपनी वैल्यूज को इनकोड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो है ना लेबल इनकोडर के साथ होता है वन हॉट इनकोडिंग का भी, ठीक है, जिसमें हमारे पास अगर वन हॉट इनकोडिंग में क्या होता है कि हम एक न्यू कॉलम बनाते हैं जिसको फिल करते हैं विद 0 एंड 1 से। लाइक देखो कि हमारे पास जो हॉट इनकोडिंग लेबल इनकोडर होता है उसके अंदर हमारे पास जो फीमेल और मेल है, लाइक मैंने उसको 0 एंड 1 कंसीडर कर दिया तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन जब वन हॉट इनकोडिंग की बात करते हैं तो हम एक न्यू कॉलम बनाते हैं जिसके अंदर हम जो टेक्स्ट डाटा होता है उसको कंसीडर करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में 0 1 2 या ऑनवर्ड जितना भी हमारे पास हो, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे सेम वही स्टेप्स हैं जो हम लोग पीछे करके आए हैं। ये आपके पास आयरिस नाम का एक डाटा सेट है जो कि मोस्ट मतलब कि अगर कोई बिगनर है तो उसके लिए यूज किया जाता है कि उसके अंदर न्यूमेरिकल कॉलम्स था, सेपल लेंथ, उसके बाद उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई की गई, देन उसके ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई की गई है। तो यहाँ तक ये लेक्चर डाटा प्री प्रोसेसिंग के ऊपर था थ्योरेटिकल। लाइक आपके इसमें 3 स्टेप्स कवर होते हैं, डाटा सेट को रीड करना है, डाटा सेट को डिस्प्ले करवाना है, आफ्टर दैट आपने डाटा सेट के ऊपर जो डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। थर्ड नंबर पे अगर आपके पास डाटा सेट के अंदर कोई कैटेगोरिकल डाटा है तो आपने उसको किस तरह मैनेज करना है। मीनवाइल इस लेक्चर के अंदर यही चीज है, लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे फीचर इंजीनियरिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन की, कि वो क्या चीज होती है कि जब हम लोग अपने डाटा को प्री प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम वहां पे यूज कर रहे होते हैं। बेटा इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं, और हमारे पास कौन कौन से मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, और हमारे पास फीचर्स क्यों वहाँ पे अहम होते हैं। हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है,
लाइक फीचर इंजीनियरिंग, इवन आपके पास रिसर्च हो या आपका एफवाईपी हो, तो अगर आप लोगों ने अपना कोई भी एफवाईपी बनाना हो तो उसके पीछे जरूरी है कि आप देखो कि आपके पास जो डाटा सेट है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल हैं, तो उन नंबर ऑफ कॉलम्स से आप कोई और न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हो। इसको क्या कहते हैं, फीचर इंजीनियरिंग या फीचर सिलेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अगर कोई कॉलम एक्स्ट्रा है तो आप उनको रिमूव कर सकते हो। मीनवाइल यहाँ पे अगर मैं फीचर इंजीनियरिंग की बात करूं तो होता क्या कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बेटर इनपुट फीचर्स फ्रॉम रॉ डाटा। लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास ना मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, मैं उस डेट ऑफ बर्थ से एक न्यू कॉलम क्रिएट कर सकती हूँ एज का। अगर मेरे पास एड्रेस है तो मैं उससे सिटी और जिप कोड फाइंड कर सकती हूँ। इवन इसमें सबसे अच्छा जो पॉइंट आता है वो है हाइट और वेट का, कि अगर मेरे पास सिर्फ डाटा सेट के अंदर हाइट और वेट आए तो मैं उससे न्यू कॉलम क्रिएट कर सकती हूँ बीएमआई का। तो हमारे पास जो फीचर इंजीनियरिंग होता है ना, कि अगर हमारे पास डाटा सेट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो, लाइक अगर मैं कहूँ कि हमारे पास अगर कोई बायो इन्फॉर्मेटिक्स का है, जोलॉजी का है या बॉटनी का है या केमिस्ट्री का है, वो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं या नैनो मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं और उनके पास डाटा सेट बहुत थोड़ा सा है और डाटा सेट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स भी कम है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनसे एक न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो है ना मॉडल की बेटर एक्यूरेसी आए और एक मॉडल के लिए वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है फीचर इंजीनियरिंग, कि अगर आपके पास डाटा सेट है, आप उस डाटा सेट के अंदर कोई नोवेलिटी ऐड करना चाहते हो जो कि प्रीवियस रिसर्च आर्टिकल या प्रीवियस रिसर्च में नहीं हो चुकी, तो आप वहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट लगाओगे कि आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसके अंदर आप न्यू रा कॉलम ऐड करोगे। उसके बाद होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि रा डाटा को जो है ना प्रोसेस कर लेना और उसमें से रिड्यूस कर देना नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास मॉडल इजी फॉर मॉडल टू लर्न होगा, हमारे पास कंप्यूटेशन रन टाइम जो है ना वो बहुत कम आएगी। अब देखो नेक्स्ट चल के हम बात करेंगे कि हमारे पास कंप्यूटेशन रन टाइम भी क्या होती है और ये क्यों हमारे पास हर जरूरी होती है कंप्यूट करना। आगे हमारे पास है हाउ एंड व्हाई वी चूज एन एमएल मॉडल। देखो बेटा, यहाँ तक जो था ना, अगर थ्योरेटिकल देखा जाए तो हमने देखा कि अपने सीएसवी फाइल को रीड कराना है, उसके बाद सीएसवी फाइल को डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर डाटा को प्री प्रोसेस कर लेना है। उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स थे। डाटा प्री प्रोसेस के अंदर हम लोग फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब हमारा मेन मसला ये है कि हम लोगों ने देखना है कि अब हमने जो मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करने हैं वो किस बेस के ऊपर करने हैं। बेटा बेसिकली हमारे पास जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो बेस करते हैं हमारे पास डाटा सेट के साइज और क्वालिटी पे। अगर हमारे पास डाटा सेट बहुत स्मॉल सा है तो हम उसके ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन या स्पोर्ट वेक्टर क्लासीफायर या स्पोर्ट वेक्टर मशीन को यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टेबुलर डाटा सेट थोड़ा सा बड़ा है तो उसके ऊपर हम रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग या कैट बूस्ट इस तरह के मॉडल अप्लाई करते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ ट्रीज काफी ज्यादा हो जाएं जो अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकें। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास नेचर ऑफ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कि हमने नंबर्स को प्रिडिक्ट करना है या कैटेगरीज को प्रिडिक्ट करना है। तो आप लोग देखोगे कि आपके डाटा सेट के अंदर जो टारगेट लेबल है वो नंबर की फॉर्म में अगर है तो वहाँ पे रिग्रेशन मॉडल्स लगेंगे, और अगर वो कोई कैटेगरी है लाइक 0 एंड 1 एंड 2 है तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन मॉडल्स लगेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉडल जो है ना वो किस बेस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, वो बेस सिलेक्ट करेंगे हम डाटा साइज के ऊपर। लाइक अगर आप देखो तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास इस तरह का मॉडल होता है कि जो 0 एंड 1 ट्रू और फॉल्स को प्रिडिक्ट करता है, प्रोबेबिलिटी को। स्पोर्ट वेक्टर मशीन भी हमारे पास जो है ना एक पूरे ग्राफ के अंदर एक लाइन को क्रिएट कर देता है, और डाटा सेट जो है ना, डाटा सेट के अंदर जो हमारे पास क्लासेस हैं वो अलहदा हो जाती हैं। लाइक ये हमारे पास सिंपलर मॉडल के लिए यूज होता है। लेकिन जब हमारे पास थोड़ा सा लार्ज डाटा सेट होगा तो वहाँ पे हम इंसैम्बल मॉडल्स को यूज करेंगे। बेसिकली इंसैम्बल मॉडल्स में रैंडम फ्रेश या ग्रेडियंट बूस्टिंग इसलिए आते हैं क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ ट्रीज मिलके प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास मॉडल का आर्किटेक्चर थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपने देखना है कि आप अपने जो है ना टास्क के अंदर नंबर्स को प्रिडिक्ट कर रहे हो तो रिग्रेशन मॉडल्स अप्लाई करोगे, अगर कैटेगरीज को प्रिडिक्ट कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन मॉडल अप्लाई करोगे। देन आप अपने डाटा सेट के साइज को देखोगे, उसकी बेस के ऊपर सिंपलर मॉडल लगाने हैं, या क्योंकि अगर आप लोग उसमें आपका डाटा सेट बहुत स्मॉल सा है और उसके ऊपर आप इंसैम्बल मॉडल अप्लाई करना शुरू कर दो, हो सकता है कि वो इतना ओवरफिट हो जाए कि आपको 100% एक्यूरेसी से कभी नीचे दे ही ना। और इवन इस तरह होता भी है कि हमारे
पास कभी-कभी डाटा सेट इतना छोटा होता है कि उसके ऊपर हम लोग लार्ज कोई मॉडल लगाते हैं तो वो हमें एक्यूरेसी 100% देना शुरू हो जाता है। इट डज़न्ट मीन कि एक्यूरेसी 100% है तो हमारे पास मॉडल जो है ना वो सही प्रेडिक्शंस कर रहा है। और कभी भी इस चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करना कि अगर मॉडल 100% एक्यूरेसी दे रहा है तो मॉडल एक्यूरेट है। 100% एक्यूरेसी कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, ना किसी रिसर्च में, ना किसी एफआईपी में। उसको हमेशा हम लोगों को अपने मॉडल की हाइपर पैरामीटर्स को इस तरह सिलेक्ट करना होता है कि वो 80 टू 90 या 90 टू 95 के दरमियान में एडजस्टेबल रहे, उससे आगे पीछे ना जाए। ठीक है। अब हमारे पास है कि स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी के हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है या डिसीजन ट्री जो हमारे पास मॉडल है उसकी फास्ट और सिंपल होता है और इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। और उसके बाद हमारे पास जो रैंडम फॉरेस्ट है या ग्रेडियंट बूस्टिंग है इसकी हाई एक्यूरेसी होती है, तो इसका कंप्यूटेशन रन टाइम क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। तो आपने इस स्लाइड के अंदर से सिर्फ ये देखना है कि आपकी नेचर ऑफ प्रॉब्लम में टारगेट लेबल रिग्रेशन का है या क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास डाटा सेट जो है वो स्मॉल है या लार्ज है, उसकी बेस के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है। लाइक एक पेज के ऊपर लिख लेना है कि मैंने ये मॉडल सेलेक्ट करना है। इवन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी या व्हाटएवर। कोडेक्स, आप कोडेक्स को बेटा यूज करो, कोडेक्स बहुत अच्छा है। और वो आजकल क्लाउड एआई के ऊपर लोग अपनी पूरी फ्रंट एंड और बैक एंड को भी डिजाइन कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन उसमें भी जरूरी ये है कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा अकल से काम लेना है। कोई भी प्रपोजल बनाओ या कुछ भी करो, आपको पता हो कि इसके पीछे क्या रीजन थी। लाइक मेरे पास जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना प्रोजेक्ट दे देती हूँ और आप जो है ना एक लार्ज डाटा सेट के ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई कर रहे हो और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी आपके पास कोई 100% आ रही हो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई तुमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर दिया तो किस बेस के ऊपर किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया हुआ है लार्ज डाटा सेट के ऊपर तो मैंने इसमें प्रोबेबिलिटी देखने के लिए किया है कि मेरे पास ट्रू और फॉल्स की कितनी है। तो आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस जो भी हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, आपने इन सबको साथ के साथ ही हैंडल कर लेना है। उसके बाद यहाँ तक देखो कि डाटा प्री प्रोसेसिंग के बाद आपने अपनी नेचर ऑफ प्रॉब्लम देखी। नेचर ऑफ प्रॉब्लम के बाद आपने देखा कि आपने कौन कौन से मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करने हैं बेस्ड ऑफ ऑन योर डाटा साइज। और इवन अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि आपने यही वाला मॉडल क्यों अप्लाई किया है, तो आपने अपने डाटा सेट की नेचर और साइज और क्वालिटी की बेस के ऊपर बता देना है कि हाँ भाई मेरा डाटा सेट इस तरह का था इसलिए मैंने ये वाला मॉडल अप्लाई किया। और इवन इस तरह के क्वेश्चन होते भी हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखो कि हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लॉजिस्टिक क्लासीफायर हमारे पास होता है। ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए होता है और ये जो है ना बेसिकली ट्रू फॉल्स येस और नो की प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसकी वीकनेस ये है कि वर्क बेस्ट करता है जब हमारे पास डाटा लीनियरली सेपरेबल होता है। लाइक हमारे पास डाटा सेट स्मॉल होता है। आगे हमारे पास डिसीजन ट्री आता है। डिसीजन ट्री का अगर नाम देखा जाए तो इसमें पता चल जाता है कि इसमें कोई ना कोई हमारे पास ट्रीज होंगे जिनकी बेस्ड के ऊपर जो है ना वो क्लासिफिकेशन होगी। तो ये बहुत रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। और इसमें जब हम डाटा को स्प्लिट करते हैं और उसके बाद क्लासिफिकेशन होती है जब तक वो एक डिसीजन पे पहुंच ना जाए। ठीक है। और इसकी वीकनेस ये है कि ये मेमोराइज डाटा बहुत ज्यादा करना शुरू कर जाता है और ओवरफिट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है रैंडम फॉरेस्ट एंड एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासीफायर। तो रैंडम फॉरेस्ट हमारे पास एक इंसेम्बल मॉडल है जिसके अंदर मैनी डिसीजन ट्रीज होते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल लोग अगर हों और मल्टीपल लोग किसी एक चीज पे मुत्तफिक हों तो उसको क्या कहते हैं, मेजोरिटी वोट। तो हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट होता है, वो मेजोरिटी वोट की बेस के ऊपर हमारे पास प्रिडिक्शंस करता है, लेकिन इसका जो कंप्यूटेशन रन टाइम होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा क्लासीफायर है। ये भी हमारे पास एक इंसेम्बल मॉडल है और ये रैंडम स्प्लिट को ज्यादा यूज करता है रेथर देन दी आरएफ। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने थ्योरेटिकल सिर्फ ये चीज देखनी है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन यस और नो की कंडीशन के लिए यूज होता है। ये प्रोबेबिलिटी बताता है। डिसीजन ट्री के अंदर हमारे पास जो है ना डिसीजन लिया जाता है जब बेस्ड ऑन दी स्प्लिटिंग डाटा और उसके बाद उसको करते हैं। उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज जो मेजोरिटी वोट होता है उसकी बेस के ऊपर हम लोग इसको करते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासीफायर रैंडम स्प्लिट्स पहले करता है और रैंडम स्प्लिट ज्यादा यूज करता है एज कम्पेयर टू रैंडम फॉरेस्ट के। उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग होता है। देखो ग्रेडियंट बूस्टिंग भी हमारे पास एक इंसेम्बल मॉडल है, लेकिन इसमें फर्क ये है
कि अगर हमारे पास कुछ ट्री मिलके कोई ना कोई एरर दे रहे हो, लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास 3 ट्रीज हैं, पहला ट्री कहीं ना कहीं एरर दे रहा है, तो हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग पहले ट्री के अंदर जो एरर है उसको फिक्स करता है, देन आगे मूव करता है, और जब उसके एरर्स फिक्स होते जाते हैं उसकी बेस के ऊपर वो सही प्रिडिक्शंस करता है। उसके बाद हमारे पास KNN है, KNN होता है के नियरेस्ट नेबर, जो कि बेस्ड ऑन दी डिसीजन लेता है कि नियरेस्ट नेबर या प्रिडिक्ट बाय मेजोरिटी क्या कर रहा है। तो यहाँ तक अगर हम लोग इस चीज को देखें, और उसके बाद स्पोर्ट वेक्टर मशीन है हमारे पास, या स्पोर्ट वेक्टर क्लासीफायर होता है, वो क्या कहता है, बेस्ट बाउंड्री हाइपर प्लेन बिटवीन क्लासेस के। अगर हमारे पास डाटा सेट के ऊपर टारगेट लेवल के अंदर कोई नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो उसके अंदर एक बाउंड्री लाइन बनाता है, उसकी बेस के ऊपर वो प्रिडिक्शंस करता है। तो अब देखो कि अगर इसमें आप लोगों ने सिंपल ये चीज देखनी है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, डिसीजन ट्री क्या है, रैंडम फॉरेस्ट क्या है, एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासिफायर क्या है। हो सकता है कि इस वीक में लाइक आपको एक छोटा सा टास्क दे दूं जो कि क्विज बेस हो, जिसके ऊपर मैं पूछ लूं कि ग्रेडियंट बूस्टिंग आपके पास कौन सा ट्रीज है, ये किस तरह प्रिडिक्शंस करता है, लाइक इन्हीं स्लाइड्स के अंदर से। तो आप लोगों ने वो क्विज जो है ना, मतलब सैटरडे को क्लास है, तो आपने सैटरडे को क्लास से पहले वो क्विज आप लोगों ने सबने करना है। तो आप लोगों ने इन स्लाइड्स को सिर्फ थ्योरेटिकल करना है, ताकि मुझे पता चले कि हम लोग इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है ओवर फिटिंग का और अंडर फिटिंग का। बेटा यहाँ तक हम तब पहुंचते हैं जब हम अपना ML मॉडल को अप्लाई कर देते हैं। अब दोबारा से मैं वापस आती हूँ, इसके अंदर कुछ स्टेप्स अभी भी मिसिंग है। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आया कि हमने अपने डाटा सेट को रीड करवाया, डाटा सेट को डिस्प्ले करवाया, डाटा सेट को डिस्प्ले करवा के डाटा सेट को प्री प्रोसेस किया। प्री प्रोसेस के बाद हमें पता चल गया कि हमारे पास जो इनपुट फीचर्स क्या हैं, टारगेट लेबल क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद देखो, हमें मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए डाटा सेट रिक्वायर था। हमने उस डाटा सेट के अंदर से कुछ डाटा सेट जो है ना उसकी ट्रेनिंग के लिए रख लिया, कुछ डाटा सेट उसकी स्प्लिटिंग के लिए रख लिया। ये डिपेंड करता है हम खुद पे कि हम 60-40 की रेशो रखते हैं या 70-30 की रेशो करते हैं। इवन हम उसके अंदर वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो डाटा है ना वो 100% है, ठीक है। जब हम लोग डाटा सेट की स्प्लिटिंग कर लेंगे, देन हम अपने ML मॉडल की तरफ आएंगे कि हमने कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल जो है ना वो अप्लाई करना है, ठीक है। रिग्रेशन प्रॉब्लम है या हमारे पास क्लासिफिकेशन मॉडल है। तो जब हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल भी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, मशीन लर्निंग मॉडल इतनी जल्दी अप्लाई नहीं होता कि बस कॉपी पेस्ट किया और वो हो गया। उसके अंदर नंबर ऑफ लाइब्रेरीज हैं, उसका एक पूरा मेथड है, एक पूरा फ्लो आता है कि आपने मॉडल को किस तरह ट्रेन करना है, मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स क्या आएंगे। अब देखो कि इसका ना एक और लेक्चर भी है मशीन लर्निंग मॉडल का, जहाँ पे ये सारी चीजें स्प्लिटिंग, हाइपर पैरामीटर सेटिंग्स, वो सारी हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं साथ जो है ना कोडिंग से पहले वो भी आप लोगों को करवाऊंगी, ताकि आप लोगों की बेसिक्स जो है ना वो क्लियर हो जाए। अब देखो कि जब मैंने मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर दिया ना, तो या तो मेरे पास मॉडल बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा होगा, लाइक 80, 85, 75, 95, 97। लेकिन दो कंडीशंस ऐसी हैं जो कि वाकई में मेरे लिए सोचने वाली हैं। एक ये कि या तो मेरे पास ओवरफिट होता जाएगा, मेरे पास 100% एक्यूरेसी आ गई, या मेरे पास क्या होगा, वो अंडर फिट जाएगा, 50% से उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी नहीं, सारे मॉडल्स की सेम आती जाएगी। तो वो जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है मेरे लिए, वहां पे मुझे जरूरी है समझना कि ओवरफिट हमारे पास कब होता है, जबकि मॉडल हमारे पास कम्प्लेक्स होता है, वो ट्रेनिंग डाटा को मेमोराइज करता है इंस्टेड ऑफ लर्निंग पैटर्न, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी जो है ना वो 100% पे जाना शुरू हो जाती है। और दूसरे नंबर पे अंडरफिट आता है, जहाँ पे हमारे पास मॉडल बहुत सिंपल सा होता है, वो कोई भी पैटर्न को लर्न नहीं कर पा रहा होता है, ऐसे ही प्रिडिक्शंस कर रहा होता है। तो वहां पे हमारे पास जो है एक्यूरेसी जो है वो आती है ओवरऑल हमारे पास जो एक्यूरेसी आती है वो 50%। तो यहाँ पे जब हम अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग देखते हैं, तो उसकी काफ़ी बेसिस होती हैं। उसकी बेस ये भी होती है कि हमारे पास जो डाटा सेट है वो स्मॉल डाटा सेट था, या डाटा सेट बहुत ज़्यादा लार्ज था, या हमारे पास कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर, या हमारे पास मॉडल के हाइपर पैरामीटर सही नहीं लगे। लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, तो उसमें ये भी चीज डिपेंड कर रही होती है कि हमारे पास जो टारगेट क्लास है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं, क्या वो बैलेंस हैं या इम्बैलेंस है। लाइक हमारे पास जो डाटा सेट है वो बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तो हम वहां पे देखते हैं कि अगर तो हमारे पास डाटा सेट बैलेंस है और वो ओके है,
ठीक है। तो हमें समझ आता है कि डाटा सेट स्मॉल है, हम इसके अंदर जो है ना और डाटा सेट इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास डाटा सेट जो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्लासेस हों वो इम्बैलेंस हो, लाइक 0 की क्लास हायर हो, 1 की क्लास लोअर हो, और तो हमारे पास डाटा सेट क्या है, इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे हम डाटा बैलेंसिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आता है, डाउन सैम्पलिंग आता है। डाउन सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास मेजोरिटी क्लास होती है हम उसको लो कर देते हैं। उसके बाद ओवर सैम्पलिंग आता है, या तो उसमें हम जो माइनॉरिटी क्लास है उसके डाटा सेट को इंक्रीज कर देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, उसका प्रॉपर कोड होता है। या हमारे पास रिसर्च बेस्ड स्मॉट टेक्निक होती है, सिंथेटिक माइनॉरिटी डाटा जनरेशन, जिसके अंदर हम स्मॉट को अप्लाई करते हैं और डाटा को बैलेंस करते हैं। मीनवाइल आजकल जो रिसर्च के अंदर सबसे इन है वो हमारे पास है गैन है, हमारे पास जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे यूज हो रहा होता है अपने डाटा सेट को बैलेंस के लिए। तो आप लोगों ने देखना है कि बजाय इसके कि ओवर सैम्पलिंग या अंडर सैम्पलिंग करो, आप लोग उसके अंदर स्मॉट को अप्लाई कर लो या गैन को अप्लाई कर लो। मीनवाइल इसके साथ एक और चीज है कि आप लोगों ने ये चीज देखनी है, लाइक समटाइम्स आप लोग अपने डाटा सेट के ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करोगे और वो 3 से 4 या 4 से 5 मॉडल्स होंगे, तो आपके पास मॉडल का कंपैरिजन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हो अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन को, तो आप उसके अंदर डाटा को बैलेंस करके भी रिजल्ट्स निकाल सकते हो। लाइक आप रिसर्च के अंदर या FYP या इवन थीसिस के अंदर या मास्टर्स की रिसर्च के अंदर या इवन PhD के रिसर्च के अंदर कि भाई हमारे पास विदाउट डाटा सेट बैलेंसिंग के ये रिजल्ट आ रहे हैं, और जब हमने डाटा बैलेंसिंग टेक्निक्स अप्लाई कर दी तो हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं। इससे क्या होता है कि ये बहुत अच्छा, ये बेटर रिजल्ट देता है कि हमने इसके ऊपर ये सारी चीजें जो है ना वो अप्लाई की हैं। आफ्टर दैट इस तरह की जो रिसर्च होती है वो बहुत जल्दी पब्लिश हो जाती है, वो एक नोवेलिटी होती है। तो आप लोगों को ये नहीं करना कि सिंपल चैट GPT से सारी चीजें ली और उसको करवा दिया, ये हो ही नहीं सकता। आपके लिए जरूरी ये है कि आप लोगों को देखो कि आप अपने चीज को किस तरह नॉवल कर सकते हो और किस तरह आप लोगों ने इन सारी चीजों को हैंडल करना है। मीनवाइल हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो यहीं तक का है। अब आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप लोग जो है टाइप भी कर सकते हो या खुद को जो है ना अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका एक छोटा सा क्विज होगा, सैटरडे को शेयर हो जाएगा। आपने जो है गूगल फॉर्म लिंक अपनी जो है ना फिल कर देना है। उसके बाद जो शाम को लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग हाइपर पैरामीटर सेटिंग्स को और उसके बाद स्मॉट डाटा बैलेंसिंग टेक्निक्स को भी देखेंगे। कन्फ्यूजन मैट्रिसेस क्या होता है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या होता है, और सारी विजुअलाइजेशन हम कैसे करेंगे। उसके बाद हम अपनी कोडिंग की तरफ जाएंगे कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किस तरह करते हैं। देन आपका प्रोजेक्ट आएगा जिसमें आप एक ही डाटा सेट के ऊपर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल्स अप्लाई करोगे। तो मीनवाइल आप लोगों के पास नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग है, उसके अंदर भी कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा आपका। आपका इकट्ठा इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट होगा जब हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को कवर कर लेंगे। तो अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप इनबॉक्स कर सकते हो।